लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के पेपर 1 के लिए। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई दोज विच विल बी हेल्पफुल इन इंश्योरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे बेसिकली इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम पहले भी, अगर मैंने लास्ट टाइम भी आपको जब आपको 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस आप वीडियो देखोगे तो उसमें भी मैंने यही बताया कि आप की क्वेश्चंस को पकड़ो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दो चीज़ें आ रही हैं कि एक लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स और इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, मतलब ये 2 पॉइंट आपको कई क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। तो मतलब आपका ये है यहाँ पे कि आपको लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो आप एक बार अगर क्वेश्चन देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हर क्वेश्चन में एक अलग अलग तरीके से इन्होंने एक ही कैरेक्टरिस्टिक को या इफेक्टिवनेस को अलग अलग तरीके से दिया है, बट ओवरऑल वो सेम है। तो हम यहाँ पे अगर आंसर देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो इंश्योर करती हैं, मतलब लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई दोज विच विल हेल्पफुल, मतलब कि टीचिंग को इफेक्टिव करने के लिए ऐसे कौन से हैं जो लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हेल्पफुल होते हैं। तो हम अगर आप आंसर पे हैं तो आप देखेंगे हम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ फैमिली टू विच द लर्नर बिलोंग। ठीक है, अभी हम पहले सारे आप ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद कंक्लूजन पे आंसर पे जाएंगे। ठीक है, लर्नर्स कमिटमेंट, फीलिंग्स ऑफ लर्नर टुवर्ड्स द सोशल सिस्टम। ठीक है, लर्नर्स इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम। ठीक है, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, स्किल ऑफ द लर्नर इन द कंसर्न एरिया। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि लर्नर्स के वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, तो किसी का कैसा भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी का बैकग्राउंड कैसा हो जाए, हम किसी के सोशल बैकग्राउंड के बेस पे या फिर किसी भी रिलीजन के बेस पे या बाकी चीज़ों के बेस पे एक टीचर उनको नहीं पढ़ाता है, तो ये भी उसके लिए एक इफेक्टिवनेस टीचिंग का पैरामीटर नहीं होगा। लर्नर्स कमिटमेंट ये होगा, क्यों ये इसलिए होगा क्योंकि लर्नर की कमिटमेंट के बेसिस पे वो अपनी लर्निंग के लिए और ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि अगर कोई कमिट करता है तो वो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करेगा। तो ये लर्नर कमिटमेंट भी एक कैरेक्टरिस्टिक है लर्नर का, जिसकी वजह से टीचिंग इफेक्ट हो सकती है या होती है। ठीक है, फीलिंग्स ऑफ लर्नर टुवर्ड्स द सोशल सिस्टम, ऑब्वियसली कि अब लर्नर की फीलिंग कैसी है, मतलब किसी पर्टिकुलर सोशल सिस्टम के लिए, सोसाइटी के लिए, उससे लर्नर मतलब उस चीज़ से टीचिंग में कोई इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर आता है आपका लर्नर्स इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। अब वो उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में कैसा है, गेम में कैसा है, उससे आपका जो सब्जेक्ट मैटर है या जो भी टीचिंग है उसमें उसकी इफेक्टिवनेस में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, उसकी पर्सनल लाइफ में उससे क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, स्पोर्ट्समैनशिप आ सकती है, टीम बिल्डिंग हो सकती है, बट उसकी बेसिकली हम यहाँ पे बात करें कि लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक से टीचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब टीचिंग इफेक्टिवनेस होगी या नहीं होगी। तो ये इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स और गेम में तो होगा लेकिन टीचिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं होगा। प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि लर्नर का प्रायर एक्सपीरियंस जितना होगा टीचिंग उतनी इफेक्टिव हो सकती है। उसको अगर पहले से कुछ आता होगा टीचर उसको और समझाएगा, उसको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, स्किल ऑफ द लर्नर इन कंसर्न एरिया। अब अगर आप इसमें देखते हो कि ये भी होगा, क्योंकि अगर एक मतलब ये बेसिकली इसका प्रायर एक्सपीरियंस जैसा ही है कि अगर उसको एक स्किल में उसका मतलब उसका कंसर्न एरिया है वो, या उसका इंटरेस्ट है बेसिकली उसमें, तो उसकी वजह से टीचिंग इफेक्टिव हो सकती है। तो इसका एफ भी होगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी, ई और एफ। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें आपको ये स्टेटमेंट्स देते हैं और उसके बाद ये कोड में आपको सिलेक्ट करना होता है। तो आप इसमें एक चीज़ ध्यान जरूर रखिए कि आप कई बार क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन ऊपर लिखा होता है और उसके बाद नीचे यहाँ पे बेसिकली स्टेटमेंट दिए होते हैं और उसके बाद नीचे मेन क्वेश्चन लिखा होता है। तो कई बार यहाँ पे मेन क्वेश्चन लिखा होता है, आप उसको पढ़ने के बाद फिर ढूंढिए, नहीं तो आपको काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप मेन क्वेश्चन देखते ही नहीं और आप ऑप्शंस को देख लेते हैं तो आप आंसर को समझ नहीं पाते हो। इसलिए आप पूरा क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आराम से पढ़िए, उसके बाद फिर आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द न्यू टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। और टेक्सोनॉमी आपने देखा होगा, आपको अगर आपने थोड़ा भी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा होगा तो आपको याद आ गया होगा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ब्लूम ने दी थी, और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का एक समझ लीजिए आप एक्सटेंडेड वर्जन है या मॉडर्न वर्जन है। तो ब्लूम ने दिया था मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और
रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है, उन्होंने 3 दिए थे। लेकिन उसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है उसमें क्या था, एक तरह से 6 जो पॉइंट यहाँ पे दिए हैं सारे पॉइंट उसमें इंक्लूड होते हैं, बट इनका सीक्वेंस क्या है, तो सीक्वेंस वही रहेगा, ठीक है। सीक्वेंस में आप अगर आपको समझना है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है अगर आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का पता है, जिसमें कि मेमोरी लेवल था सबसे पहले, जिसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे रूट लर्निंग आ गया या रिकॉलिंग आ गया या फैक्ट्स आ गया तो मेमोरी लेवल पे हो गया। अंडरस्टैंडिंग में अगर आपको एग्जांपल्स की बात हो गई या फिर आपको रिलेशन की बात हो गई, मीनिंग्स की बात हो गई, ठीक है। रिफ्लेक्टिव में आपका कॉग्निटिव लेवल की बात हो गई, क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो गई, ठीक है। बट अगर आप इसको अब यहाँ पे अगर देखते हो तो आपको केवल अगर इसमें आप इन 6 में आप देखोगे आपको पहला और आखिरी पता होगा तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस में आप इसको एनालाइज कर पाओगे। तो रिमेंबरिंग मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे होगे कि मेमोरी लेवल से रिलेट हो रहा है। रिमेंबरिंग मतलब रटना या फिर रिकॉल करना, ठीक है। और सबसे लास्ट में अगर आप देखते हो तो क्रिएटिंग मतलब क्या, वो अपने ओन आइडियाज़ को क्रिएट कर पा रहा है, ठीक है। तो ये उसके हिसाब से होगी, मतलब अब जो लर्नर है वो अपने आप से चीज़ें बना पा रहे हैं, ठीक है। कई बार इवैल्यूएशन में और क्रिएटिंग में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इवैल्यूएशन पर लास्ट पॉइंट नहीं होगा, इवैल्यूएशन में अपने आप को इवैल्यूएट कर सकता है वो, बट क्रिएटिंग में वो नए नए आइडियाज़ को जनरेट कर रहा है। तो इसमें अगर मैं सीक्वेंस बताऊँ आपको तो सबसे पहले नंबर पे मतलब जो लोवेस्ट जो पॉइंट होगा, जो लोवेस्ट मतलब इस सीक्वेंस में लोएस्ट में आएगा रिमेंबरिंग और हाईएस्ट में तो आ गया आपका क्रिएटिंग। अब इनके बीच में आप सीक्वेंस देखोगे तो आपको आप इजीली समझ पाओगे। रिमेंबरिंग, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, ये तो हमारा पहले की तरह चला, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग के बाद आता है आपका अप्लाइंग, जब वो समझ गया उसके बाद वो अप्लाई करेगा, ठीक है। अब उसके बाद वो एनालाइज करेगा, तो आपका ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, एनालाइज हो गया 4, देन वो इवेलुएट करेगा 5 एंड देन वो क्रिएट करेगा 6। तो ये इसके अकॉर्डिंग चलता है। इसका बेसिकली एक इस तरह का ही डायग्राम बनता है जहाँ पे लेवल वाइज ऐसे 6 पॉइंट होंगे। इसको भी अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग से हम ये सारी पहले ये सीरीज़ जब हम ख़त्म कर लेंगे सारे क्वेश्चंस, क्योंकि अभी काफ़ी हैं, इसमें हम बार बार इन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। बट आपको कहीं पे भी यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसको आपको पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन अलग से बनाऊँगा फिर, क्योंकि वो एक टॉपिक बनेगा तो सही रहेगा। तो अब हमारा सीक्वेंस हम देखते हैं किस तरह से जाएगा। हम यहाँ पे देखेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा ए सी बी डी और ई एफ। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए सी जी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ स्टडी विच यूजेज रोल प्लेइंग सिमुलेशन सेल्फ इवेल्युएशन एज स्ट्रेटजी फॉर एडल्ट लर्नर्स इज नोन एज। अब यहाँ पे ऑप्शंस में आप देखो पेडागोजी, एंड्रोगोजी, एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूटागोजी। अब यहाँ पे मैं बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको बिल्कुल कंफ्यूज ना देख के और बिना मतलब इसमें बस नॉट या फिर कोई इस तरह का वर्ड ना हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप देखो एडल्ट लर्नर लिखा है, एडल्ट लिखा है, मतलब इसका सीधा सीधा मतलब हो गया एंड्रोगोजी, ठीक है। इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। अगर एडल्ट लिखा है तो एंड्रोगोजी, अगर ट्रेडिशनल या फिर बेसिकली जैसे मैं आपको सारे बताता हूँ अभी पेडागोजी और इनके बारे में। मतलब अब पेडागोजी का मतलब क्या होता है कि जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन या टीचिंग जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट की होती है, ठीक है, या मेथड और स्ट्रेटजी की बात हो रही होती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है पेडागोजी, मतलब शिक्षा शास्त्र बोलते हैं जिसको, ठीक है, कि मतलब टीचिंग के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। फिर एंड्रोगोजी में आपको जैसे मैंने बताया कि एडल्ट की बात हो रही है तो एडल्ट एजुकेशन की बात होती है इसमें, ठीक है। एडल्ट लर्नर्स की बात होगी, ठीक है, मतलब जैसे एडल्ट लर्नर क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है, ठीक है। तो ये मतलब एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है एडल्ट लर्नर का, तो इसलिए यहाँ पे एंड्रोगोजी हो गया, ठीक है। एंड्रोगोजी ए से आप एडल्ट समझ सकते हो, अगर एडल्ट लर्नर्स की बात होती है तो एंड्रोगोजी में होगी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली जिसमें हम ह्यूमन बीइंग की स्टडी करते हैं, वो कोई भी सोसाइटी की, कल्चर की, होलिस्टिक मतलब जो लर्निंग करते हैं वो आता है आपका एंथ्रोपोलॉजी में। इसमें आपका आ सकता है एंथ्रोपोलॉजी में आर्कोलॉजी, लिंग्विस्टिक कोई हो गया, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंथ्रोपोलॉजी। और ह्यूटागोजी क्या होता है, ह्यूटागोजी होता है जिसमें आप
मतलब जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं एजुकेशन में उनको इंक्लूड किया गया है ह्यूटागोजी में। इसमें क्या है, सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग को मतलब एम्फोसाइज किया गया है। ठीक है, मतलब लर्नर्स के रोल को बढ़ाने के लिए, उनको डायरेक्ट करने के लिए, ठीक है, मतलब वो अपनी ओन लर्निंग कर पाएँ ऐसा। ठीक है, उनको एम्पावर करने के लिए जो मतलब उस वो आता है ह्यूटागोजी में। तो अब आपको शायद समझ में आओ, एक मतलब अगर आप समरी की बात करूँ मैं तो पेडागोजी फोकस करता है ट्रेडिशनल टीचिंग, जो ट्रेडिशनल टीचिंग की बात होती है वो पेडागोजी में होती है। एंड्रागोजी में एडल्ट एजुकेशन की बात होती है। ठीक है, ह्यूटागोजी में सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की बात होती है। और एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन ह्यूमन बीइंग पे, सोसाइटी पे, कल्चर पे स्टडी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंड्रोगोजी। ठीक है, ए एडल्ट, ए एंड्रोगोजी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। अब आप की बिहेवियर में देखोगे तो की बिहेवियर क्या है, मतलब कि ऐसे की बिहेवियर जो टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं। अब आप यहाँ देखोगे कि यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़ एंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है, स्ट्रक्चरिंग और इंस्ट्रक्शनल वैरायटी और क्वेश्चनिंग। ठीक है, अब मैं आपको की बिहेवियर्स बता देता हूँ पहले। ठीक है, जिसमें क्या है कि मतलब इफेक्टिवनेस टीचिंग के लिए की बिहेवियर कौन से जो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो बेसिकली इसका आंसर होगा इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। क्योंकि की बिहेवियर में स्ट्रक्चरिंग हो गया, क्वेश्चनिंग हो गया, ये तो आपका मतलब ये तो हेल्पिंग बिहेवियर है एक तरह से। ठीक है, लेकिन की बिहेवियर इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होगी। आप जैसा इंस्ट्रक्शन दोगे, इंस्ट्रक्शन की आपकी जैसी वैरायटी होगी या जितनी भी आप जो प्रिपरेशन है आपकी उससे टीचिंग इफेक्टिव होगी। ठीक है, तो अब आप तो इसका आंसर हो जाएगा इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। क्योंकि स्ट्रक्चरिंग हो गया, क्वेश्चनिंग हो गया, ये सब चीज़ें स्टूडेंट के बेस पे भी कभी कभार डिफ़र कर जाती हैं। कैसा आपका स्ट्रक्चर होगा, कैसा आपका क्वेश्चनिंग, आप किस बेस पे करोगे। अगर आप लर्नर्स के अकॉर्डिंग भी आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट का आइडियाज़ और उनका कंट्रीब्यूशन तो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन इंस्ट्रक्शनल वैरायटी वो टीचिंग पे भी, मतलब वो एक टीचर की तो की बिहेवियर, इसलिए आपका इंस्ट्रक्शनल वैरायटी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है, तो हम एक साथ आगे बढ़ते हैं। अभी एक कुछ सेम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बिलो आर गिवन अ नंबर ऑफ की बिहेवियर अगेन एज वेल एज हेल्पफुल बिहेवियर। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो जो 3 पॉइंट थे ये हमारे हेल्पिंग बिहेवियर में आते हैं। तो ये हेल्पिंग बिहेवियर, ये भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको, क्योंकि अब क्या होता है पेपर 1 में क्वेश्चंस, क्योंकि मैनेजमेंट या जो भी पेपर 2 होता है उसमें अक्सर काफ़ी वाइड सब्जेक्ट होता है, वाइड एरिया होता है, तो उसमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ता है। वो क्वेश्चंस को चेंज भी कर देते हैं क्योंकि उनके पास कई वेराइटीज़ हैं। बट पेपर 1 में ज़्यादा स्कोप होता नहीं है क्वेश्चन को चेंज करने का, तो इसीलिए कुछ एक ही जैसे क्वेश्चंस को कई बार अलग अलग तरीके से पूछना होता है। तो इसीलिए आप देखोगे कि शायद आप जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें आपको हेल्पिंग बिहेवियर या ऐसा कुछ नहीं दिखेगा इफेक्टिव टीचिंग के लिए। लेकिन जब आप क्वेश्चन देखते हो तो इसीलिए क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन जब आप करते हो तो उसमें आपको ऐसी चीज़ें दिखती है जो पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग बेस्ड ऑन रिसर्च एविडेंस, आइडेंटिफाई दोज विच आर की बिहेवियर एंड इंडिकेट योर आंसर बाई सिलेक्टिंग फ्रॉम कोड्स। ठीक है, कोड मतलब यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखने हैं कि क्या क्या आ सकते हैं एज ए की बिहेवियर। ठीक है, और हेल्पिंग बिहेवियर मतलब कि गिवन नंबर ऑफ की बिहेवियर एज वेल एज हेल्पिंग बिहेवियर कौन से हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो ये है स्ट्रक्चरिंग थ्रू कमेंट्स बाय द टीचर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट इज। तो ये है कि स्ट्रक्चरिंग, जैसे कि हमने पहले देखा ही, अभी स्ट्रक्चरिंग की बात हुई थी तो उसमें क्या था कि वो हेल्पिंग बिहेवियर है। तो इसमें पूछा गया है, यहाँ पे दिए गए हैं हेल्पिंग बिहेवियर और की बिहेवियर, और आपको क्या बताना है, आपको की बिहेवियर्स को सिलेक्ट करना है बेसिकली यहाँ पे। तो स्ट्रक्चरिंग मतलब आप पूरा वैसे क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चनिंग, यूजिंग कंट्रीब्यूशन, आइडियाज़ ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये आपके हेल्पिंग बिहेवियर होते हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चरिंग थ्रू कमेंट्स बाई द टीचर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट इज़ कम टू। तो स्ट्रक्चरिंग आपका आएगा हेल्पिंग बिहेवियर में। ठीक है, क्वेश्चनिंग अगेन हेल्पिंग बिहेवियर में, क्वेश्चनिंग थ्रू कंटेंट एंड प्रोसेस लेवल क्वेश्चनिंग। प्रोसेस लेवल भी हमने पहले डिस्कस किया है। बट आपको अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी की पॉइंट आपको देख के भी लगता है कि आपको फर्दर उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा किसी और वीडियो में। बट आप प्लीज़ बताइए, तभी मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, अदरवाइज़ मुझे
नहीं पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है। आप जैसा फीडबैक दोगे मैं उसके अकॉर्डिंग अपना लेसन चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है लेसन क्लियरिटी इम्प्लाइंग द एक्सटेंट टू विच प्रेजेंटेशन आर नॉट इन्वॉल्व। मतलब कि लेसन की क्लियरिटी के लिए ऐसी चीज़ें जो मतलब जो भी इंस्ट्रक्शनल या जो भी सब्जेक्ट मैटर तैयार किया टीचर ने, अगर उसमें कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं है तो उसे इन्वॉल्व करना। ये अगेन वही जैसे हमने इसमें भी देखा है कि हम यहाँ देख रहे हैं इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, मतलब कि इंस्ट्रक्शन के टाइम पे अगर कोई वैरायटी कोई भी चेंज चाहिए तो वो करना, ये इसका एक की बिहेवियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रूविंग विच इम्प्लाइज स्टेटमेंट टू इनकरेज स्टूडेंट टू इलेबोरेट। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे होगे कि मतलब स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए अब आप ये मतलब सेकेंडरी चीज़ होती है, तो ये हेल्पिंग बिहेवियर में आएगा। क्योंकि अब इस क्वेश्चन में ये क्रॉस का मतलब इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ये गलत नहीं है। ठीक है, विच इम्प्लाइज स्टेटमेंट टू इनकरेज स्टूडेंट, मतलब कि ये जो आपका इंस्ट्रक्शनल कंटेंट है उससे हट के आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हो गया आपका इंगेजमेंट रेट डिवोटेड टू लर्निंग व्हेन स्टूडेंट्स आर एक्चुअली ऑन टास्क। ठीक है, इंगेजमेंट्स रेट मतलब कि स्टूडेंट का इंगेजमेंट, ठीक है, उन पे ध्यान देना। डिवोटेड मतलब कि एक तरह से उनके उस टाइम पे लर्निंग, व्हेन स्टूडेंट्स आर एक्चुअली ऑन टास्क, मतलब कोई स्टूडेंट जब कुछ काम कर रहे हैं, आपने उनको कुछ टास्क दिया है तो उस टाइम पे उन पे ध्यान देना, उस टाइम पे इंगेज होना उनके साथ, ये भी ज़रूरी है। क्योंकि आप ये कंटेंट से रिलेटेड हो रहा है, मतलब आप देखोगे कि उस टाइम पे मतलब उसको एक टीचर को उस टाइम पे फोकस रखना चाहिए जब वो टास्क एक्चुअली जब वो मतलब किसी टास्क में इन्वॉल्व है, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेट एट विच स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड करेक्टली कॉम्प्रिहेंड असाइंड एंड असाइनमेंट्स एंड एक्सरसाइज। ठीक है, रेट एट विच स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड मतलब कि उस रेट पे जब स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं किसी चीज़ को। ठीक है, एंड करेक्टली कॉम्प्रिहेंड असाइनमेंट एंड एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये अगेन जैसे हमने प्रीवियस वाले इसमें कहा था किसी टास्क में इन्वॉल्व है, तो वही सेम चीज़ है कि किसी असाइनमेंट में किसी एक्सरसाइज में अगर वो इन्वॉल्व है तो उस टाइम पे आपको स्टूडेंट्स को रेट करना है, उनको समझना है। ठीक है, तो ये भी आपका इंक्लूड हो जाएगा, मतलब आपका आंसर हो जाएगा ए, सी, ई और एफ। तो आंसर होगा आपका, एक मिनट, सॉरी ए नहीं होगा क्योंकि हम स्ट्रक्चरिंग हमने पहले डिसाइड किया था कि मैंने बताया था आपको स्ट्रक्चरिंग हेल्पिंग में आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ई और एफ। तो ये है सी, ई और एफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये आपका विच अमंग द फॉलोइंग बेसिस कैन बी कंटिन्यूड टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। अगेन वही आ गया कि इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, मतलब कि टीचिंग इफेक्टिवनेस की बात हो रही है। मतलब ये कुछ ऐसे की पॉइंट के की वर्ड आ रहे हैं, ये आप समझ लो कि ऐसे की क्वेश्चन को तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मतलब आप चाहे रट सको, चाहे मतलब मैं तो एक आपको गाइड करूँगा कि आप इनको समझो, क्योंकि ये कई लैंग्वेज या फिर कई सेंटेंस या स्टेटमेंट्स बिल्कुल चेंज करके आते हैं, तो आप इनको समझो। बट ये आपको फिर भी ध्यान देना कि जैसे कि ये इफेक्टिवनेस हो गया या लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आपको करनी ही करनी है, इसके कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपने अभी देख लिया होगा इन कुछ दिनों में जितने भी आपने क्वेश्चन देखे होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो बार बार उसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मतलब आप ये समझ लो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो सकते हैं अगर टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आ रहे हैं तो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग बेसिस कैन बी कंटिन्यूड टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। यहाँ पे क्या आ रहा है कि टीचिंग की इफेक्टिवनेस को जज करने के लिए ऐसे कौन से जजमेंट हैं या कौन से ऐसे मतलब पॉइंट्स हैं। तो आप इसमें देखोगे मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन ओवरऑल सब्जेक्ट। अभी हम सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं फिर आपको बताता हूँ। लेवल ऑफ रियलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, टाइम टेकन बाय स्टूडेंट टू लर्न, रेस्क्यूअर्स, रिसोर्सेज यूज्ड बाय टीचर। ठीक है, रेगुलरिटी ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। ठीक है, अब आप देखोगे कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे होंगे कि हाँ ये तो होनी चाहिए, मतलब अब आप खुद ही देख लो कि मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन ओवरऑल सब्जेक्ट। अब ओवरऑल सब्जेक्ट में अगर आप मार्क्स देख रहे हो तो आप एक पर्टिकुलर टीचिंग का या टीचिंग की इफेक्टिवनेस को कैसे बता सकते हो। मार्क्स तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मार्क्स नंबर, और जैसे हम बोलते हैं कि नंबरों के हिसाब से किसी की लर्निंग को आप मतलब टीचिंग को वो नहीं देख सकते हो। ठीक है, ओवरऑल लर्नर की कॉग्निटिव माइंड को या लर्नर के बिहेवियर को चेंज करना ऑब्जेक्टिव होता है। मार्क्स के बेस पे हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि मार्क्स के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया होता है।
ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा है लेवल ऑफ रियलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ये जो मैं अभी बात कर रहा था कि लेवल ऑफ रियलाइजेशन मतलब स्टूडेंट का ये लेवल ऑफ रियलाइजेशन या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, जो भी मतलब पढ़ाया गया उसके लिए अगर वो रियलाइजेशन हो गया है तो वो हमारा डिसाइड करेगा टीचिंग इफेक्टिव को, मतलब उसको समझ में आ गया है। ठीक है, ये होगा। और टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट टू लर्न। अब मतलब कि एक लर्नर को कितना टाइम लग रहा है, मतलब कि टाइम कितना लिया जा रहा है। अगर अगर आपकी टीचिंग इफेक्टिव होगी तो कम टाइम लगेगा, तो ये भी एक पैरामीटर होगा। ठीक है, और आपका रिसोर्सेज यूज्ड बाय द टीचर इन टीचिंग, एक मतलब इस ये भी एक इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग के लिए मतलब ये भी एक पैरामीटर हो सकता है टीचिंग को जज करने का। और एक है आपका रेगुलरिटी ऑफ स्टूडेंट, ये भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेगुलरिटी ऑफ स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट्स की रेगुलरिटी, ये क्लास में कैसे हैं स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है कि टीचिंग के लिए ही क्लास में आ रहे हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि रिसोर्सेज यूज्ड बाय टीचर, मतलब कि आप ऐसे कह सकते हो कि टीचर के पास अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके बाद भी अगर टीचिंग इफेक्टिव मतलब उसके बाद भी टीचिंग इफेक्टिव हो सकती है। ठीक है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज में अगर टीचिंग हो रही है, लर्नर के मतलब लर्नर बेसिकली रियलाइजेशन और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मतलब जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको रियलाइज़ कर पा रहा है, तो ये भी एक इफेक्टिव टीचिंग का बेसिकली फैक्टर होगा। मतलब कि आप यहाँ जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से ऐसी हैं जो जज कर सकते हैं, मतलब जिससे हम टीचिंग को इफेक्टिवनेस को जज कर सकते हैं, तो ये पॉइंट होंगे। तो बी सी और ई, सॉरी बी सी और डी इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शंस विच इनकरेज लाइव पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन थ्रू ऑनलाइन क्लासेस आर कॉल्ड। अब आप देख रहे हो कि इसमें लाइव की बात हो रही है, तो मतलब वैसे मैं आपको सारे ऑप्शन के बारे में समझा दूंगा, बट यहाँ पे लाइव की बात हो रही है। ठीक है, लाइव पार्टिसिपेशन की बात हो रही है। ठीक है, इंटरेक्शन थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। अब ऑनलाइन क्लासेस तो फिर भी आप बाकी में इंक्लूड कर सकते हो, ऑनलाइन वर्ड का वही, अगर आप ऑनलाइन वर्ड से मत जाना, लेकिन आप लाइव पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं। लाइव पार्टिसिपेशन में अगर आप देखोगे तो इसका इसका आंसर होगा सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन। अब मैं इनको आपको अलग अलग से बता देता हूँ कि क्या होते हैं। सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन वो होते हैं जिसमें लाइव टीचिंग होती है। ठीक है, जिसमें कि मतलब तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। बेसिकली पार्टिसिपेशन जो है वो टीचर का और स्टूडेंट का सेम टाइम पे हो रहा है। ठीक है, वीडियो जैसे आप इसमें देखो कि जो लाइव जो क्लासेस में जो पढ़ाया जाता है वो भी एक तरह से देखा जाए तो लाइव होगा, लेकिन वो हम इसको ऑनलाइन मोड में नहीं कर रहे हैं, मतलब हम इसको ट्रेडिशनल मोड में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेडिशनल भी है। तो ये ट्रेडिशनल जो है ये ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन में इंक्लूड होता है जो हमारी फेस टू फेस क्लासेस होती हैं। तो ये फेस टू फेस क्लासेस में नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये लाइव क्लासेस समझिए इसमें। ठीक है, तो जो लाइव ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जिसमें वेबिनार हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, या फिर लाइव इन पर्सन क्लास हो गया, सिंगल मतलब कई बार लाइव क्लासेस जो वैसी होती हैं कोई। ठीक है, वो सब चीज़ें जिसमें होंगी वो आएगा आपका सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन में। अब आपका सिंक्रोनस हो गया। ठीक है, एसिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन में आते हैं जो कि बेसिकली मतलब ये लाइव नहीं होगा, लेकिन जैसे कभी बेसिकली ऑनलाइन ही है बट इसमें लाइव इंटरेक्शन नहीं होगा। कि जैसे आप एग्जांपल के लिए देखो तो कि प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, जैसे ये आपका एक एसिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये एसिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन में आएगा। इसमें क्या है कि आप लाइवली इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो। इसमें हमारे पास इंटरेक्ट करने का दूसरा तरीका है कि मैं आपके यहाँ वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, आप कमेंट पे रिप्लाई करते हो, मैं उसके बाद फिर उस पर जाके वीडियो बनाऊँगा। लाइव में क्या होता है, आप तुरंत तुरंत सॉल्यूशन ले सकते हो। ठीक है, इसमें और ये होता है कि जैसे आप ऑनलाइन कोर्स होता है कोई, तो एक बार कोर्स बना के कम्प्लीटली वेबसाइट पे या फिर किसी पे डाल देते हैं, उसके बाद उस कोर्स को आप लेते हो और जो भी कोर्स बनाया होता है वही आप देखते हो। ठीक है, नेक्स्ट हो गया ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन। ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन में क्या है कि ट्रेडिशनली जैसे फेस टू फेस जो क्लासेस होती थी, जो ट्रेडिशनली हमारे स्कूलों में वगैरह में होती थी, ये इसमें आ गई। थियोरेटिकल इंस्ट्रक्शन में होता है आपका जैसे ज़्यादातर अकेडमिक और थियोरेटिकल मतलब जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी जो क्लासेस होती हैं। ठीक है, जो किसी थ्योरी पे बेस होंगे, ठीक है, वो सब चीज़ें इसमें आएंगी। जो भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट होंगे वो सारे इसमें आएंगे। ज़्यादातर अकेडमिक जो होता है, अकेडमिक क्लासेस जो होती हैं आपके अकेडमिक इंटरेक्शन जो होते हैं वो थियोरेटिकल ही होते हैं। हमारे सिस्टम में अब इंक्लूड होने लगे हैं, लेकिन वैसे आप देखोगे तो
प्रैक्टिकल क्लासेस, अब आप जैसे बायोलॉजिकल की जो लैब में आप प्रैक्टिस करते हो वो आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस में आएगी, लेकिन थ्योरेटिकल जो आप थ्योरी पढ़ते हो, ठीक है, बुकिश लैंग्वेज जो पढ़ते हो वो हो गया थ्योरेटिकल क्लासेस, थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शन। तो इसका जो बेसिकली आंसर होगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि लाइव पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए इसका आंसर सिंक्रोनस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। मतलब डू नॉट क्या है, इसको जरूर ध्यान रखिए, ऐसे डू नॉट या फिर क्वेश्चन में इससे पूरा आपका आंसर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसे अगेन बात वही है कि आपको इफेक्टिव टीचिंग के बारे में पता होगा, तो आप चाहे डू नॉट हो या जो भी हो, आप उसके हिसाब से अपने आंसर को निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आ रहा है कॉन्ट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब यहाँ पे है कि कौन से इफेक्टिव टीचिंग में फैक्टर जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं कि ये हमने वैसे पहले भी डिस्कस कर लिया, तो देखा होगा आपने सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से टीचर इफेक्टिव टीचिंग का कोई रिलेशन नहीं होता। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा भी हो, टीचिंग उसके अकॉर्डिंग इफेक्टिव या अनइफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, टीचर्स स्किल इन प्लीजिंग द स्टूडेंट, यहाँ पर प्लीजिंग मतलब उनको एंटरटेन कर रहा है या फिर उनको पढ़ाई लिखाई भले ही ना, लेकिन उनको एंटरटेन कर रहा है या उनको प्लीज़ कर रहा है, मतलब बेसिकली उनको मतलब आप समझ सकते हो ऐसे करके कि किसी और तरीके से मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर टीचर क्लास को अट्रैक्टिव तो बना रहा है लेकिन टीचिंग से नहीं, अपने अदर स्किल्स से। ठीक है, तो वो स्किल्स जो है वो टीचिंग की इफेक्टिवनेस में इंक्लूड नहीं होती। तो ये भी है। ठीक है, टीचर सब्जेक्ट नॉलेज, ये टीचिंग की इफेक्टिवनेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डज नॉट है। ठीक है, डू नॉट है। टीचर्स पर्सनल कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट, अब पर्सनली टीचर कैसा है स्टूडेंट के साथ, मान लो किसी क्लास में किसी की कोई अगर किसी का कोई रिलेटिव है जो स्टूडेंट है उसका, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए टीचिंग पे। ठीक है, उसे पढ़ना भी नहीं चाहिए और पढ़ेगा भी नहीं। ठीक है, तो टीचिंग, इसलिए ये ऑप्शन भी इंक्लूड होगा। मतलब ऐसे कौन से जो ऑप्शन हैं जो नहीं इफेक्ट करते हैं टीचिंग को, वो है सोशल में, और टीचर का जो आपका स्किल्स है प्लीज़ करने में बच्चों को, और पर्सनल कॉन्टैक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, इसका आंसर हो गया ये। तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर कॉम्पिटेंसीज बिलोंग टू द डोमेन ऑफ पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। ठीक है, तो ऐसे कौन से हैं जो एक टीचर की पर्सनैलिटी और एटीट्यूड को दिखाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब पॉइंट ऑफ कंट्रोल, लोकस मतलब एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल या सेल्फ एफिशिएंसी। ठीक है, एफिकेसी या एफिशिएंसी बेसिकली। ठीक है, तो वो मतलब इंक्लूड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो और फिर हो गया आपका, मतलब आप अभी हम पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, ठीक है, स्टूडेंट्स को मैनेज या मॉनिटर कर पा रहे हैं। ठीक है, प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग, प्लान कर रहे हैं उसको लेक्चर को, और उसके बाद इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पर्सनलाइजिंग एंड कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्चुअलाइजिंग। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड, एक टीचर की पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड को। तो अब आप देखोगे कि इसमें एक तरह से हम देख रहे हैं कि लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिशिएंसी, मतलब कि सेल्फ एफिशिएंसी और पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये बेसिकली टीचर की एटीट्यूड को दिखा रहे हैं। मतलब आप टीचर का पर्सनैलिटी या उसकी एटीट्यूड के बेस पे ही तो वो देखेगा कि मतलब उसकी इफ़िशियंसी क्या है, या फिर उसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल बच्चों के ऊपर कैसा मतलब कैसा असर है उसका। तो इसीलिए ये आंसर इसका सही होगा। ठीक है, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग या फिर प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्शन या फिर पर्सनैलिटी, ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी इसमें। ठीक है, पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड में मतलब एक टीचर की पर्सनैलिटी के लिए अब आप सोचो कि मैनेजिंग मॉनिटरिंग मतलब वो जो क्लास को किस तरह से मैनेज कर रहा है। ठीक है, वो बेसिकली क्लास को मैनेज करने के लिए, मतलब एक टीचर के पर्सपेक्टिव से आप देखो, तो अगर एक लीडर के पर्सपेक्टिव से देखो तो वो भी क्लास को मैनेज कर सकता है, लेकिन एक टीचर के पर्सपेक्टिव से देखो तो उसको एक कंट्रोल पॉइंट होना चाहिए। मतलब एक ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्शन के बेस पे करे। ठीक है, उसका एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, उसकी सेल्फ एफिशिएंसी सेल्फ एफिकेसी ऐसी होनी चाहिए। तो इसलिए ये इंक्लूड नहीं होंगे, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लिसनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर। ठीक है, अब वैसे देखा जाए तो एक टीचर को आप हटा भी दो यहाँ पे, लिसनिंग हर एक प्रोफेशन में या हर एक पर्सन का एक मतलब इतना पेशेंस होना चाहिए कि उसको मतलब लिसनिंग हर एक प्रोफेशन में इम्पॉर्टेंट होती है। बट हम यहाँ पे देखेंगे कि लिसनिंग जो है वो क्यों एक टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट है।
तो एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर, ठीक, गेन नॉलेज, कीप द लर्निंग इन गुड ह्यूमर, इवेलुएट द लर्नर फॉर द प्रोग्रेस मेड। अब इसमें आपको ऑब्वियसली मतलब अगर आप वैसे देखोगे तो इसका आंसर आपको वैसे ही मिल जाएगा कि इसका आंसर एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ लर्नर, मतलब बेसिकली एक टीचर को क्या करना है, एक टीचर को लर्नर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको एड्रेस करना, मतलब उसको पता होना चाहिए, उसको जो अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या कोई सजेशन दे रहा है या डिस्कशन कर रहा है तो उसको एड्रेस करना है। तो ये होगा, ठीक है। नॉलेज गेन करना ऑब्वियसली ये भी, अब एक टीचर टीचिंग जब करता है तो नॉलेज भी गेन करता है, लेकिन लिसनिंग के पर्सपेक्टिव से देखो आप तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि किसी लर्नर के जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करे वो, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलेंगे 10 और क्वेश्चन के साथ। अभी हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के थोड़े और क्वेश्चन चलेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत जो भी मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मैं समझा पा रहा हूँ वो आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा समझा पाऊँ या फिर मैं उसके लिए एक अलग से लेक्चर बना दूँगा। तो आप मुझे देख रहे थे स्टडी अड्डा पे। थैंक यू।